गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो शुरू करता हूं मैं आपकी 20 डेज जो हमारा जो प्लान चलने वाला है दोस्तों, उसका सबसे पहला सेशन। और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी पॉलिटी बिना टाइम गवाए। शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके चलूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्ञान देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिलेक्शन देना। और सिलेक्शन मिलता है व्हेन यू हिट द बुल्सआई, मतलब आपको पिन पॉइंट होना पड़ेगा। आइए मैं आपको पिन पॉइंट लेके चलता हूं दोस्तों। ये होने वाले हमारे नोट्स, जिसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके बाद तो आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो साथ में मैं इसमें बहुत चीज़ें लिखूंगा, एनालिसिस करूंगा, काफ़ी चीज़ें। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बेसिकली हमारा एक रफ इंडेक्स होने वाला है। हम लोग पहले हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर हम उसके सोर्सेस पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर हम शेड्यूल्स, पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, है ना। फिर हम कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, फिर जुडिशरी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, रेट्स क्या होती हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इन ब्रीफ आई विल बी टेलिंग यू, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। और लास्ट में मैंने आप लोग लगाए हैं बेस्ट 50 क्वेश्चंस जिनके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है मित्रों। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हेलो रोजर रोजर। चलो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दोस्तों, अगर इतिहास की बात की जाए ना, तो यार ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में गए और बनवारी दुकान से आपने कोई किताब खरीद ली। ठीक है, इट हैज़ डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स। होता क्या है, जैसे मान लिए अभी सोचो, आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने रिसेंट, देखो मैं लिंक भी करता चलूंगा, मैं पॉलिटी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि बाबा आदम के जमाने की। सुनो मेरी बात, इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग प्रोसेस। कैसे समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है रिसेंटली अभी ऑरेंज इकोनॉमी आई है। अगर ऑरेंज इकोनॉमी आई है तो भाई इससे पहले तो ऑरेंज इकोनॉमी को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं रहा होगा, क्योंकि डेवलप ही नहीं हुई थी, है ना। तो इट इज अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जो एवोल्यूशन होता रहता है समय के साथ साथ, बदलता रहेगा, है ना। सबसे पहले बेटा अगर हम बात की जाए तो देखो वही बात की गई है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, वो हमें एक स्ट्रगल और एवोल्यूशन के तहत मिला है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ बेटा। देखो स्ट्रगल क्यों करिएगा, आप सबको पता ही यार, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो बहुत सारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना यार, वो अंग्रेजों के इर्द गिर्द भी घूमता है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आइडिया जो दिया है बेटा, चाणक्य ने अपनी एक आपने पढ़ा होगा, कौटिल्य की एक बुक थी अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्य बहुत बड़े अर्थशास्त्र थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने बात की थी आइडियाज़ ऑफ धर्म, न्याय एंड राजधर्म, ये चार उन्होंने बातें की थी, है ना। और इसके अंदर से थोड़ा सा ना हमें एक ग्लिम्स मिलती है कि हाँ यार, हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे कुछ रूल्स लेट डाउन हो, जो लोगों के लिए, सिस्टम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको फॉलो करने चाहिए। तो वहाँ से हमें धीरे धीरे करके आइडिया मिला। उसके बाद फिर हम मेडिवल इंडिया में आए, जहाँ पर लोगों ने पंचायत वगैरह की। आप देखते हैं अभी हरियाणा राजस्थान के अंदर आज भी खाप पंचायत का सिस्टम वहाँ चलता है ना। तो पंचायत का भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, मैं बताऊंगा उसके कौन से पार्ट्स हैं, कौन से शेड्यूल है, कौन से आर्टिकल है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, वो लोग एक्ट लेके आए, फिर ग्रेजुअली चीज़ें बदली। ठीक है, तो मैं उसी में आपको दोस्तों एक एक करके लेके जाता हूँ। ठीक है, देखो तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो आर्टिकल सबसे पहले जो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, तो उनको लगा कि यार हम इंडिया में रूल तो कर रहे हैं, तो इंडिया में हम रूल तो कर रहे हैं, तो हमें ना कुछ एक ऐसा सिस्टम लेके आना पड़ेगा जहाँ से हम ना इंडियंस के लिए कुछ स्पेसिफाइड कर सकें, मतलब कुछ प्रोसीजर्स लेट डाउन करके। तो सबसे पहले वो एक एक्ट लेके आए दोस्तों। तो ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर जो सबसे पहला एक्ट लेके आए, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट की खास बात बताऊँ आपको दोस्तों, ये हमारे इंडिया का सबसे पहला एक्ट था। और इस एक्ट के बाद ना इन्होंने इंडिया के अंदर ना दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी बना दी। ठीक है, एक आपकी बनाई बंगाल, एक बनाई बॉम्बे, और एक आपकी बनाई मद्रास। ठीक है, साथ में इसी एक्ट के बाद दोस्तों 1774 में, मैं फिर से बोल रहा हूं मित्रों, 1774 में इसी एक्ट के बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, कौन सा कोर्ट है बेटा? बेटा सुप्रीम कोर्ट, है ना बेटा, वो भी हमने एस्टैब्लिश किया था। और वो पहली बार बेटा कलकत्ता में एस्टैब्लिश होता बेटा। कहाँ एस्टैब्लिश होता? कलकत्ता में। तो अपने याद रखना है। उसके बाद जो अगला एक्ट आया था, बहुत ब्रीफ रहूंगा, पहले बोल रहा हूँ, ज्ञान नहीं पेलने वाला हूँ। उसके बाद जो अगला एक्ट आया दोस्तों, वो इसमें मिसिंग है, वो पिट्स इंडिया एक्ट था। और पिट्स इंडिया एक्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पर इन लोगों ने 2 ग्रुप बनाए थे, एक बनाया था बोर्ड ऑफ काउंसिल, एक बनाया था कोड ऑफ डायरेक्टर। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस दोनों ना अलग अलग तरफ बाइफरकेट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद आया दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, एक 1813 वाला एक्ट भी आया था। उसमें क्या था कि जो मतलब बेसिकली मैं बता दूं आपको, जो कंपनी थी उसकी जो मोनोपोली थी वो सब जगह से खत्म कर दी थी, सिर्फ चाय के ऊपर, टी के ऊपर उसकी मोनोपोली रखी थी। 1813 का एक्ट था। ठीक है, 1813 वाले एक्ट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखो जो चीज़ यहाँ नहीं है मैं बताता रहूँगा। 1813 में एक और अच्छी बात की थी एक्ट में कि इंडियंस के लिए 1 लाख पर ईयर रुपए का एक फंड बनाया गया था, जो उनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगा दोस्तों।
यानी इंडियन सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने के लिए 1813 में जो एक्ट आया था उसमें 1 लाख रुपए दिए गए थे सरकार की तरफ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आया 1833 यानी कि 1833 का एक्ट, दोस्तों इसे भी बोलते हैं चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो पोस्ट थी इसका नाम बदल के ना इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ, पूरी तरह से इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लग गए थे लोग। मतलब अब क्यों हुआ क्या, देखो समझते हैं। जितनी भी कंपनी थी ना दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी की पूरी थी, इसने ना अपना डोमिनेंस ना बंगाल की तरफ दिखाया। जब इसने अपना डोमिनेंस बंगाल की तरफ दिखाया तो जाहिर सी बात है तीनों प्रेसिडेंसी में से जो डोमिनेंसी आएगी वो बंगाल की आ जाएगी। अब बंगाल की डोमिनेंसी आने के बाद इन्होंने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ऐसा नहीं है गवर्नर ऑफ मद्रास नहीं था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे नहीं था, वो भी थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया, ठीक है। मतलब कहने की बात है कि उसको सुप्रीम कर दिया और मतलब ओवर राइडिंग पावर दी थी उसके ऊपर, एक उसको वीटो पावर दी थी, कहने का मतलब है, ठीक है। बट धीरे धीरे टाइम बदला, है ना। कंपनी जो है वो अपनी गलत पॉलिसीज के तहत नुकसान में जाने लगी। जब कंपनी दोस्तों नुकसान में जाने लगी तो कंपनी ने फिर जो एक्ट है पूरी तरह से वो इंडियन एक्ट आया, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, इसके बाद में एकदम सपाटेदार भगाता हो जाऊँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो क्राउन ने बोला भाई ये तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो जो ब्रिटेन क्राउन है उस 1857 में आपको पता है इंडिया के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई। उसके बाद जो ब्रिटेन क्राउन है उसने पूरी तरह से पावर जो है वो कंपनी से छीन ली और खुद रूल आया। यानी हम ये समझ लीजिए कि हमें जो है वो 100 साल कंपनी ने रूल किया हमारे ऊपर और 100 साल प्रॉपर ब्रिटिश शासकों ने रूल किया हमारे ऊपर। तो 1858 के बाद जितने भी यहाँ पर रूल आए बेटे दोस्तों, उसका नाम कोई चार्टर एक्ट, पिट्स एक्ट नहीं रह गया, वो हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। बहुत सारे एक्ट आए, इनमें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने बता दूं दोस्तों, एक आपने पढ़ना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और एक आपने पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे मॉन्टेग्यू कैम्सफॉर्म रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये 2 रिफॉर्म आपने पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या क्या आया था क्या क्या नहीं आया था वो आपको नोट्स में प्रॉपर दिख जाएगा, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट में दोस्तों आया 1935 दोस्तों वो एक्ट है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लिया गया। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सबसे ज़्यादा दो, अगर आपको लगता है कहाँ से लिया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पार्ट जो है दोस्तों वो उसका 1935 वाले से ही लिया गया है, ठीक है। आ जाओ सीधा आगे चलते हैं, अब सीधा मेन चीज़ पे, ठीक है। देखो आ जाओ दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर 389 मेंबर थे। 389 मेंबर में से दोस्तों 292 जो थे वो फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया थे और जो 93 थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है दोस्तों रजवाड़े। उस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारे रजवाड़े थे। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब हुआ क्या, जब असेंबली की मीटिंग हुई तो इन्हें कोई प्रेसिडेंट नहीं मिला, तो इन लोगों ने बोला भाई क्या करें, जो सबसे सीनियर थे उनको पहले दिन का प्रेसिडेंट बना दिया। तो याद रखना इसके प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक ही रहे थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके अंदर फिर एक कमेटी बनी, है ना, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है वो हम सबको पता है, वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के साथ इनके 7 मेंबर्स की टीम और थी, जिन्होंने दोस्तों लगभग 2 साल 11 दिन और 18 महीने काम करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत में आया तो वो तारीख थी दोस्तों 26 नवंबर 1949। इसलिए याद रखना दोस्तों 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। और एग्जैक्टली इसके 3 महीने बाद, हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एग्जैक्टली 2 महीने बाद कर सकते हैं आप, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950। अब काफ़ी लोग बोलते हैं भाई 26 जनवरी ही की चुनी गई। उसके लिए उसका जो आंसर दोस्तों वो हिस्ट्री में है। नेहरू जी ने एक बहुत फेमस सेशन लिया था लाहौर में, तो वहाँ उन्होंने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था, इसलिए वो चीज़ वहाँ से रिलेट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों बहुत सारी कमेटीज़ के यहाँ पर बात की गई है, इनका अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यू कैन रीड इट वंस, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ये जो क्लास होने वाली दोस्तों ये आपको सीधा एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेकर जाएगी। घुमाना मेरा काम नहीं है, ज्ञान देना मेरा काम नहीं, मेरा काम सिलेक्शन देना है, ठीक है। नाउ विल कम टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। असेंबली बन चुकी है, आप सभी को पता है, ठीक है। और इस असेंबली को ना एक क्रिप्स मिशन भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं, याद रखना बेटा। क्रिप्स मिशन में 3 अंग्रेज थे और उसके जो हेड थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये पूछा हुआ है बेटा एफकेट में कि जो क्रिप्स मिशन था उसके हेड मतलब उसको कौन लीड कर रहे थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। अच्छा, अगला आपको तो बताइए असेंबली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, ये हमारे सबसे पहले देखो टेम्पररी चेयरमैन थे, जो मैं बता भी रहा था ना आपको, ये वही है देखो दोस्तों, मतलब ये इनकी एज बहुत थी, बहुत बूढ़े थे, इसलिए इनको बना दिया गया, ठीक है। जस्ट 4 दिन बाद नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी असेंबली में पहली मीटिंग के बाद एग्जैक्टली 4 दिन बाद नेहरू जी ने पास किया था, ठीक है।
और राजेंद्र प्रसाद उसके पहले परमानेंट मेंबर प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। बाकी यहाँ से और कुछ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये पूरी उनकी टीम है राजेंद्र प्रसाद की, इसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आता नहीं है। बस इसमें यह है कि 2 मेंबर, एक बीच में थोड़ा सा उनका हेल्थ इशू हो गए थे, उन्हें रिप्लेस किया गया था और एक की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर को आप सभी को पता है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो हमारे जो लोग हैं उनके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की मतलब बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दिस इज़ यू कैन से एक पूरा ओल्ड स्कूल सिस्टम बैठा हुआ है, और पहले ऐसे ही होता था दोस्तों, ठीक है। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला। अब देखिए मैंने आपको पहले बोला सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बोला, देखो अगर मुझे ज्ञान देना होगा तो मैं सिर्फ एक दिन रेगुलेटिंग एक्ट की वीडियो लाता, एक दिन इसकी लाता, एक दिन उसका, इट वुड हैव टेकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। सीधा आते हैं सोर्सेज के ऊपर। दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके देयर आर न्यूमरस ऑफ सोर्सेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा सबसे जो मेजर सोर्स है वो 1935। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, 1935 एक आपको पता है हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना। तो 1935 जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, सबसे ज़्यादा हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने ना अलग अलग कंट्रीज से उनकी ना कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मान लो हमें किसी कंट्री कुछ अच्छी लगी, किसी कंट्री कुछ अच्छी लगी, तो हमने ना हर कंट्री से उनकी वो चीज़ें उठा ली, ठीक है। देखो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, हमने औरों से लिया है बट वी हैव मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ठीक है। देखो सबसे पहला दोस्तों मैं आपको एक मस्त ट्रिक सिखा रहा हूँ, कहीं भूलना मत। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सबसे पहले यूएस पे लेके आता हूँ आपको। देखो दोस्तों कभी भी आपको कोई भी अगर जुडिशरी से जुड़ा हुआ मैटर आए, कभी भी कोई अगर जुडिशरी से आपको जुड़ा हुआ कुछ भी आए, आपको लगे कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, यूएस टिक करके आ जाना। हमारे जितने भी जुडिशरी प्रोसेस हैं, जितने हमारे जुडिशियल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, हमारे जितने भी हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, आपको पता है हमारा जो न्यायालय है उसको सरकार के प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में काम करता है। तो जो हमारा ये जुडिशरी दोस्तों ये हमने यूएस से लिया है कि यूएस के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हमने यूएस से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये भी हमने यूएस से लिया है ना। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे निकाले जाएंगे, इसको लेकर दोस्तों प्रेसिडेंट के पूरे 52 से लेकर लगभग 61 तक आर्टिकल्स हैं, तो मेरे ख्याल से आर्टिकल नंबर 61 है जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है, ठीक है। तो इम्पीच मतलब उन्हें कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, रेजिग्नेशन नहीं बोलते, उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं, तो ये हमने यूएस से लिया है, ठीक है। अगला यूनाइटेड किंगडम, दोस्तों यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन, इनसे हमने दोस्तों अपना पूरा पार्लियामेंट सिस्टम लिया है। आपको पता है हमारे देश में बाई कैमरल हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा है, तो ऐसी जो बाई कैमरलिज्म है ये हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। जो हमारे स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता है इंडिया के अंदर सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही एक्सेप्ट की जाएगी, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री है, रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ये हमने सब ब्रिटेन से लिए हैं मैक्सिमम चीज़। जितना भी हमारा पार्लियामेंट के आसपास चीज़ें घूमती हैं, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पार्लियामेंट से रिलेटेड आ जाए ना, तो समझ जाना हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि हम पे उन्हीं का रास्ता। आयरलैंड से हमने एक ऐसी चीज़ ली है जिसको ना कोई फोर्स नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट भी उसे फोर्स नहीं कर सकता, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, उसे बोलते हैं दोस्तों डीपीएसपी, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों डीपीएसपी, डीपीएसपी, इन्हें बोलते हैं दोस्तों डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। क्या होती है डिस्कस करेंगे। कनाडा से हमने दोस्तों लिया है फेडरेशन मतलब आप देखते हैं कि इंडिया का सिस्टम एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स हम तोड़ते हैं, जैसे डिफेंस है तो वो सेंटर का मुद्दा है, एजुकेशन है स्टेट का मुद्दा है, हेल्थ है स्टेट का मुद्दा है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस्ड नहीं है, तो जो डिस्कस्ड नहीं है वो रेजिडोरी लिस्ट में आते हैं, और रेजिडोरी ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ हमने सिस्टम लिया दोस्तों, ये हमने उनसे लिया। दूसरा गवर्नर, आपको पता है हम लोग अपने सेंटर के अंदर गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। गवर्नर के कैसे कैसे आर्टिकल होते हैं, गवर्नर हम कैसे अपॉइंट करते हैं, वो भी आपको पता ही है। ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिनके अंदर वो टॉपिक्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बोल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स हमने इनसे लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस, आपको पता है कभी कभी हमारे पार्लियामेंट की आर्टिकल नंबर 108 के तहत जॉइंट सिटिंग हो सकती है दोस्तों, तो अगर जॉइंट सिटिंग हो सकती है तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रांस से हमने, देखो आपको पता है फ्रांस में तो हमने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, हमारे प्रियम्बल में हमने 3 वर्ड वहाँ से उठाए, लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब एक समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारे वाली भावना, ठीक है। साउथ अफ्रीका, देखो दोस्तों हमने साउथ अफ्रीका को भी नहीं छोड़ा, हमने साउथ अफ्रीका से इतनी मस्त चीज़ ली है जिसकी देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। हमको पता है कि समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, और उन बदलती हुई चीज़ों के साथ हमारा जो संविधान है उसे भी बदलना होगा, और
वो बदलता हुआ संविधान है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिए हैं। जर्मनी से दोस्तों हम लोगों ने लिए हैं अपने इमरजेंसी प्रोविजंस, क्योंकि जर्मनी में थे हिटलर बाबू ने ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस लगाए थे कि मजा आ गया था। दोस्तों जरूरी भी है, जब इमरजेंसी लगती है तो आपको कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन से वापस खींचने होंगे, पर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आप कभी नहीं खींच सकते सिटीजन से वापस, ठीक है। सोवियत यूनियन दोस्तों, अब इसे रशिया बोलते हैं, ठीक है। रशिया से हमने लिए अपने 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने लिए हैं रशिया से दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, अगर एक नागरिक के कुछ अधिकार हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। और एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो चलो बाद में डिस्कस करेंगे। जापान से हमने दोस्तों लिया है प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बाय द लॉ, बहुत नॉर्मल सा है, थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। बाकी अदर सोर्सेज आपको बताइए, हमारे सारे के सारे एक्ट, जिसमें मेजर है वो है 1935 एक्ट। तो ये हमारे सारे सोर्सेज थे जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमने किससे क्या क्या लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लेंथीस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी वाइज्ड है, पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे रहती है ना, और लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है लॉ फ्रेमिंग के लिए, है ना। सोवर्न है, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक पब्लिक हैं। ये एक अमेंडमेंट के बाद वर्ड्स ऐड किए गए थे, है ना, और उस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बाद में बताऊँगा अमेंडमेंट के बारे में, सब नहीं पढ़ने अमेंडमेंट भी, कुछ कुछ पढ़वाऊंगा स्पेसिफिकली, दिक्कत मत लीजिए, जो पढ़ा दूंगा जैसा पढ़ा दूंगा, तैयारी पूरी रखिएगा, ठीक है। ये हमने फ्रांस से कुछ वर्ड लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात है, डीपीएसपी की बात है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता है, यानी राइट टू वोट आफ्टर 18, और ये भी एक अमेंडमेंट के बाद ही आया था। आई फील लाइक शायद 65 अमेंडमेंट था वो, पहले वोटिंग की जो एज थी वो 21 साल थी, बाद में घटा के 18 साल कर दी गई, अमेंडमेंट नंबर 65। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वो आपको याद रहनी चाहिए। देखिए प्रियम्बल का सवाल दोस्तों थोड़ा सा कम आता है। प्रियम्बल को ना आप ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों उसकी एक तरह से आत्मा है, ठीक है। प्रियम्बल क्वेश्चन का पार्ट है या नहीं है, ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक था। फिर एक केस हुआ था शायद केशवानंदन भारती केस, उसके बाद डिस्कशन किया था कि हाँ भाई प्रियम्बल जो है वो पार्ट तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी आत्मा कहता है। जैसे देखो उसमें हमारे प्रियम्बल में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सोवरेन मतलब इंडिया इज़ नॉट अ सबऑर्डिनेट टू एनी एक्सटर्नल पावर, मतलब हम लोग एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते। सोशलिस्ट, द स्टेट सेल स्ट्राइव रिड्यूस द इकोनॉमिक इनवेलिटी, मतलब जितने भी हमारे समाज में जो लोग हैं, हमें जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी समाज में वो खत्म करनी है, मतलब गरीब अमीर का जो अंतर है वो मिनिमाइज करेंगे हम। सेक्युलर, हमारे लिए सभी धर्म जो है वो एक समान है। डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट इज फाउंड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड विद द पावर रेस्ट विद द पीपल। जाहिर सी बात है, आपको पता है एक उंगली की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। मैं इस वाली उंगली की बात कर रहा हूँ, है ना। कहाँ से ये आवाज़? अच्छा फ़ोन से, अच्छा कोई बात नहीं। ये इस वाली उंगली की ताकत बहुत ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि इससे हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड नॉट द हेरिटरी मोनार्क। रिपब्लिक का मतलब होता है कि आपके जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो कोई मोनार्क नहीं है, वो चुना गया आदमी है। जस्टिस बताने जाते हैं। लिबर्टी मतलब सबको फ्रीडम है। इक्वालिटी मतलब सारे बराबर है। फ्रेंडिटी मतलब ब्रदरहुड की भावना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर ही आने वाला है, बहुत ना के बराबर आएगा। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, ये वाली चीज़ आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। देखो मैं सीधा आपको एग्जाम वाली चीज़ों पे ही लेके आ रहा हूँ दोस्तों, एक बार बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये चीज़, है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे मतलब जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन 42 अमेंडमेंट के बाद, जिसको कि हम जो 1976 में आया था, और इस अमेंडमेंट को दोस्तों हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद इसको इसका पार्ट बनाया गया, ठीक है, बाद में बनाया गया, ठीक है। तो याद रखना, यही हमारे क्वेश्चन का आइडेंटिटी कार्ड भी से कहते हैं, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आइडेंटिटी कार्ड क्या है और आपको 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा आप रेडी रहना, ठीक है। हेल्प टू इंटरप्रेट, ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी। प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ, वो भी अडॉप्ट हुआ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है। तो ये वाला स्टैंड पक्का पढ़ना, ये नहीं भूलना कि कब चेंज किया था, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। आपको तो पता है हमारे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो यूनियन है उसके सबसे पहले जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंदर जाके हम इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड हमारे होते हैं दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरे यूनियन एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर है। हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में 3 लोग आते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। अंदर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट है जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दोस्तों आपको बता दूँ, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो क्लर्क थे कभी ब्रिटेन उसमें। वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों, कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा अगर काम आए
तो याद रखना वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है। इन्होंने पूरे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल के रख दिया। जो इंडियंस लुंगी पहनते थे उन्होंने बोला ओए यू विल वेयर पैंट शर्ट, चलो निकलो यहाँ से, है ना। और आज तक हम उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल एंड ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक एक्ट आया था ना, और उसके बाद एक और एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 33, है ना। उसमें नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। तो फर्स्ट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ही इज समवन जिसने इंडिया के अंदर ना बहुत सारी कुप्रथाएं खत्म करी। हम लोग बोलते हैं राजा राममोहन रॉय ने करी, बट लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज अ मैन ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसे मैन ऑफ रिफॉर्म्स कहते हैं इंडिया के अंदर, और इन्होंने सती प्रथा खत्म की थी इंडिया के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो दोस्तों ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये इंडिया के पहले वाइसरॉय थे, ठीक है। और ये एक बहुत ख़राब चीज़ लेके आए थे, वो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय थे। याद रखना वाइसरॉय जब ब्रिटेन ने रूल करना शुरू किया, जब क्राउन रूल आ गया 1858 के बाद, 1858 के बाद, तब से हमारा ये आना शुरू हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन एंड ही वाज द वी ऑल नो लास्ट जो अंग्रेज़ थे वाइसरॉय या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज ही, यस, ठीक है। बाद में राजा गोपालाचार्य बने थे, ही वाज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, सी राजा गोपालाचार्य, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत बहुत बेसिक बातें हैं। जितने आर्टिकल यहाँ पर बताए गए हैं ये सभी आर्टिकल मैं नीचे डिस्कस करूँगा आपके साथ। यहाँ पे बस एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट इज दोस्तों लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है दोस्तों, एल से याद रखना है, लेजिस्लेचर इज बेसिकली लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की वो बॉडी जो लॉ बनाती है सरकार के बिहाफ पे, ठीक है। तो लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर कभी भूलना मत, कोई भी पूछे कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो कितने हिस्सों में है, मतलब कौन कौन पार्लियामेंट का पार्ट है। अगर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि इज प्रेसिडेंट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, 3-4 स्टेटमेंट देगा और फिर ऐसा ऑप्शन देगा 1 ट्रू 2 ट्रू 1 2 3 ट्रू, इस तरह से क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो याद रखना हमारे पार्लियामेंट में दोस्तों आती हैं 3 चीज़ें। सबसे पहले आती है दोस्तों राज्यसभा, फिर आती है लोकसभा और फिर आता है प्रेसिडेंट। दोस्तों राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर हाउस। और दोस्तों एल से लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा दोस्तों एक ऐसा हाउस है माय डियर फ्रेंड्स जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व मतलब ये एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक मेंबर की जो टर्म होती है दोस्तों वो 6 साल तक होती है। ये एफकैट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। यानी कि इसके हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर होते रहते हैं। लोकसभा दोस्तों एक टेम्पररी हाउस है, सरकार रहेगी तो लोकसभा रहेगा, सरकार नहीं रहेगी तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से एफकैट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। ये जितनी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है देखो, ये देखो वही है, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसका जो चेयरमैन है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट होता है, और 250 इसमें सीट्स होती हैं। 238 जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 जो होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो अलग अलग फील्ड के होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में नीचे अभी आएगा, ठीक है। मैं आपको उतना ही ब्रीफ बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। आज दोस्तों लोकसभा को दोस्तों हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, साथ में इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 552 हुआ करती थी, 530 स्टेट्स की थी, 20 यूटी की थी और 2 एंग्लो इंडियंस जो खत्म कर दी गई। एट प्रेजेंट इसमें जो सीटें हैं दोस्तों 543 हैं। एक बात मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, सरकार जो है दोस्तों इन सीटों को ना भी बदल रही है। सरकार इनको बढ़ाने के फेवर में है, और सरकार चाह रही है कि इन सीटों को बढ़ा के ना, क्योंकि आपको जैसे आता है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं दोस्तों बहुत बड़ी है जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब एक जगह का एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है लगभग मान लो 1 लाख लोगों को, और एक जगह का एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है 40 लाख लोगों को। तो दिस इज़ नॉट फेयर, आप दोनों एमपी को सेम कैटेगराइज नहीं कर सकते। इट्स दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग की यूनिफॉर्मिटी आ जाए, और जहाँ बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है उनकी हम कॉन्स्टिट्यूंसी को ब्रेक कर दें, सो दैट चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, लोकसभा सिर्फ 5 साल के लिए होती है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, और वैसे तो बाकी अगर सरकार नहीं रही फिर तो ये हो ही जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना कुछ पावर वगैरह बता रखी हैं, पावर फंक्शन जो नीचे भी आई जाएंगी, और इनको आप एक बार रीड कर सकते हो। इनसे क्वेश्चन थोड़े से कम देखे जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट 1 डे एग्जाम की अगर बात करते हैं तो सीधा लोकसभा राज्यसभा के स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, यहाँ पर तो एक समरी दी है, नीचे प्रॉपर बता रखा है। देखो पार्लियामेंट के बारे में कुछ आर होते हैं, जैसे क्वेश्चन आर होते हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। 0 आर के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट इश्यूज़ को रेज कर सकते हो, डिबेट्स यहाँ पे हो सकती हैं, कमेटीज़ बनी होती हैं, है ना। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, ठीक है। देखिए कंपेयर किया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा को। अगर आप ध्यान से देखें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है। यहाँ 250 सीट होती है, यहाँ 552 होती है। एट प्रेजेंट यहाँ 543 है। इसमें से 12 कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट्स ड्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सीधा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे उत्तराखंड की जो सीटें हैं, इसमें उत्तराखंड से 3 जो लोग हैं वो राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाते हैं। आमतौर पे मंत्री ऐसा देखते हैं कि जब
बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स से वो लोग अपने आप को हटाते हैं, तो अब पैसा तो कमाना ही है, कुछ तो करना ही है, तो वो कहते हैं भैया हमको राज्यसभा भेज दो, ठीक है, आराम से अपना बैठे रहेंगे, मजे मजे डिस्कस करते रहेंगे, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। इसका होता है 5 साल, इसका होता है 6 साल, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं, चेयरमैन होता है इसमें, उसमें स्पीकर होता है, इसमें चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसमें होते हैं स्पीकर जो होते हैं हमारे मतलब वहाँ बनाया जाता है, उनको बाद में चुना जाता है, ठीक है। ही इज़ नॉट द प्रोटेम स्पीकर, वो बाद में बने जाते हैं। एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर जो शुरू में कुछ टाइम के रहते हैं, ठीक है। इसकी जो पावर है वो लिमिटेड है, इसकी जो पावर है वो पूरी की पूरी है, ये सिर्फ लिमिटेड इन मनी बिल्स। जैसे भी कोई पैसों वैसों का बिल आ जाएगा तो फिर राज्यसभा वाले कुछ खास नहीं बोल सकते, ठीक है, जो बोलेंगे वो लोकसभा वाले बोलेंगे। सारी जो पावर है वो लोकसभा के पास ही है, बोलने का लोअर हाउस है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होगा, एंड इट कैन बी डिजॉल्व, ये डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों विदाउट डिबेट आपको हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो लोअर हाउस है लोकसभा वो ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज इट इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, उसे लोगों ने चुना है, ठीक है। राज्यसभा के लिए आप और हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, उनके इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, पार्टी नॉमिनेट करके बंदों को भेजती है जुडिशरी। जुडिशरी का पूरा का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि हमने यूएस से लिया है। बताना चाहूँगा हमारे देश का पहला सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सबसे पहले जो बना था वो 1774 में स्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, बाद में इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से करंट में एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है। पहले हमारे जजेस की जो बेंच थी दोस्तों, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इट वाज 31+1 शायद, है ना। चलो पहले का क्या है वो छोड़ो, अब जो है दोस्तों इट इज़ टोटल 38 जजेस, ठीक है। मैं दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, टोटल 38। अब जो हमारी जज संख्या है दोस्तों वो हो चुकी है 38 और उसमें से 37+1 का स्ट्रक्चर है, मतलब 37 जो है वो नॉर्मल जजेस हैं और एक जज जो है दोस्तों वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ यार आपको मैंने जितना करंट अभी तक पढ़ाया आपको समझ आया होगा, ठीक है। मेरे मोटिवेशन के लिए बीच में आप प्लीज़ बल्ले बल्ले कमेंट कर दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये इसको जब दिल्ली लेके आए थे। इस्टेब्लिश दोस्तों 1774 में ही हो चुका था उस एक्ट के तहत, बट दिल्ली इसका मूवमेंट यहाँ पर होता, ठीक है। हाई कोर्ट्स के बारे में बहुत रेलेवेंट सवाल नहीं आते, थोड़े बहुत बस रिट्स वगैरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बताइए हमने कौन सी कंट्री से लिए दोस्तों, ये हमने लिए यूएसए से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया दोस्तों, ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से आपको सवाल दिखेगा वो है दोस्तों रिट्स, ठीक है। मैं एक बार आपको रिट्स समझा देता हूँ दोस्तों, रिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो रिट्स एक ऐसा फॉर्मल सिस्टम है जो हमारा जो कोर्ट है ना वो आदमी के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए देता है, ठीक है। सबसे पहले हेबस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ बॉडी, ठीक है। सपोज मान लो दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और पुलिस ने उसका अनलॉफुल डिटेंशन कर दिया है, तो विद इन 24 आवर्स उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये डिटेंशन से डील करता है, किससे दोस्तों, डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति की अगर अनलॉफुल डिटेंशन हो रही है मतलब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके लिए मेडहमस दोस्तों, मेडहमस का मतलब होता है वी कमांड, जहाँ पर जो अपर लेवल की जो कोर्ट होती है वो लोअर लेवल की कोर्ट और नीचे की जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है उन्हें कमांड देती है कि आप क्या सही है क्या गलत कर रहे हो। प्रोहिबिशन, यहाँ पर जो अपर लेवल की कोर्ट होती है वो नीचे लेवल के कोर्ट्स को सीधा कोई भी सुनवाई करने से रोक देती है, या उसका कोई भी डिसीजन आया उसे वहीं रोक देगी, सुनवाई चल रही है उसको वहीं रोक देगी। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरवर्ड करना, प्रोहिबिट करना। सेंट्रेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड। और लास्ट होता है दोस्तों क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है कोर्ट किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है कि भाई तुम्हें ये काम करने की क्या अथॉरिटी थी, क्या ये आपके कार्य अधिकार क्षेत्र में आता है, डू इट फॉल इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई आर डूइंग सो। इसका मतलब एक बिजली वाला अधिकारी जो है वो कल को जाकर सीवर की बारे में कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई एक्शन लेता है तो वो उसके कोर्ट वहाँ पर इंटरवीन कर सकता है अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक बातें थी दोस्तों जो मुझे लगता है आपको आने चाहिए थे। अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जिसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाने के चांसेस दोस्तों सबसे 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 ज़्यादा हाई हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। है ना। अब आते हैं दोस्तों अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। देखो दोस्तों जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों को बता दूं, फंडामेंटल राइट्स पहले बात तो हमने लिए किससे, हमने यूएस से लिए, है ना। अब इन फंडामेंटल राइट्स को ना हमने अपने आर्टिकल्स के अंदर लेट डाउन किया हुआ है। तो बता दूं हमारे एग्जैक्टली हमारे 12 से लेकर 35 तक जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं मेनली ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। और बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं बिना बहस करे। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 32, ये दोनों सबसे ज़्यादा आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं आने वाले, बट ये तो आते ही आते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 15, देखो ये बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 से 15 होते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14,
डिस्क्रिमिनेशन वाला हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 15, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल नंबर 16, अनटचेबिलिटी 17, एबॉलिशन ऑफ टाइटल 18। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दोस्तों ये तो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। ठीक है, ये आपको ही पता है ना कि याद रखना टचेबिलिटी का, ऐसा रखना टचेबिलिटी बहुत बड़ा खतरा है, 17 पे खतरा, तो इस तरह से आप टचेबिलिटी को याद रख सकते हो, 17 पे खतरा। ठीक है, याद रखने तरीके होते हैं बस, और क्या, बाकी तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया 14, प्रोहिबिशन और डिस्क्रिप्शन हो गया आपका 15, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया आपका 15, एम्प्लॉयमेंट आपका 16, अनटचेबिलिटी आपका 17, और लास्ट में आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे गुज्जर, पहाड़ी, ये सब नहीं लगा सकता। ठीक है, हाँ डॉक्टर, इंजीनियर और मिलिट्री रैंक्स अलाउड है, बट और टाइटल्स आप नहीं लगा सकते। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई अगेन से दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर 14 से लेकर 35 का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा दोस्तों, मुझे बता रहा हूँ चौक पे आग लगा देना। आप लोग बता रहा हूँ मैं रियलिटी में, तो सही मत लगा देना, मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा होगा नहीं। आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चन पक्का दिखाई देंगे, और आर्टिकल्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पक्का ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं 19 से 22 दोस्तों। इसमें 19 जो है दोस्तों मेरा फेवरेट है। 19 के अंदर दोस्तों ऐसी चलती कहानी 19 की, समझा दो दोस्तों आपको। ये है दोस्तों 19 का ए, ठीक है दोस्तों, ये है 19 का बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। दोस्तों इस तरह से आर्टिकल 19 ए बी सी चलते हैं। आर्टिकल 19 का ए कहता है कि यू आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल सबसे पहले छिनता है इमरजेंसी के टाइम पे। अब सोचो इमरजेंसी लगी पड़ी है, बाहरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और मीडिया वाले जाके अपना पूरा जी हमें तो आर्टिकल, हमें तो जी आज़ादी है पूरी। ताज के टाइम पे यही तो हुआ था, हमले के टाइम पे। ठीक है, पूरा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं अंदर से उग्रवादी, बताओ, आज तक और जी न्यूज़ के ऊपर जो भी चैनल चल रहे थे, है ना। नेक्स्ट दोस्तों है हम ना फ्रीडम टू असेंबल, हमें कहीं पर भी असेंबल होने की आज़ादी है, पर दोस्तों पीसफुल तरीके से। ये नहीं कि कल को किसी के घर में दंगा करना है, आपने पूरा वहाँ हथियार लेके, पत्थर लेके पहुँच गए वहाँ पर। पीसफुल असेंबल, पूरा सुनिए, पीसफुल असेंबल। तो अगर वहाँ पर असेंबल लिखा आता है, इट इज़ फॉल्स। पीसफुल असेंबल 19 का बी। उसके बाद यू हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपके पास एक पूरा अधिकार है, आप एक पूरा का पूरा एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। एसोसिएशन का मतलब होता है कि ठीक है मैंने कोई एजेंसी बनाई और वो पीसफुल तरीके से देश के लिए काम कर रही है, आप कर सकते हो, अपना यूनियन बना सकते हो आप। अगला फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप पूरे देश के अंदर कहीं मूव कर सकते हो। 19 का डी, कोई रोका टोकी नहीं है आपके ऊपर, है ना। जैसे अभी हो गया था, हरियाणा वाले कह रहे हैं हम उत्तराखंड नहीं जाएंगे, उत्तराखंड कह रहे हैं तुम ये वो, अरे ऐसा नहीं है यार, देश पूरा एक है, यू कैन मूव फ्रीली। ठीक है, आर्टिकल आपको अलाउ करता है। अगला फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर, आप पूरे देश के अंदर कहीं भी रह सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ लैंड रूल्स सबके अलग अलग हैं, स्पेशली जो हिल स्टेट्स होती हैं उनके रूल्स बहुत अलग होते हैं, वहाँ पे हर कोई आगे जमीन इतने आसानी से नहीं ले सकता, वो एक अलग चीज़ है, वो स्टेट का मुद्दा है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी धंधा कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट वो देश की नेशनल इंटीग्रिटी को हार्म ना करे, बिकॉज व्हाट आई फील लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी, एवरीथिंग, इन सबसे ऊपर आती है नेशनल इंटीग्रिटी। अगर देश ही नहीं रहेगा तो ना रहेंगे आपके राइट्स, ना रहेगा आपका प्रोफेशन, ना रहेगा आपका घर, ना रहेगा आपका बिजनेस, ना रहेगी आपकी प्रॉपर्टी, ना रहेंगे आपके बच्चे। दोस्तों कोई नहीं रहेगा तो देश से ऊपर कुछ नहीं। देयरफॉर व्हाट आई फील कि अबव नेशनल इंटीग्रिटी सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें फॉलो बैक करती हैं। चलिए अगला प्रोफेशन, ये है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन। मान लो अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने जेल में डाल दिया तो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन लेने का एक कन्विक्शन है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नंबर शायद 21 है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस इज आर्टिकल नंबर 21। ये भी 21 है, डिटेंशन वाला 21 के आसपास ही आता है। ठीक है, 22 है डिटेंशन वाला। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप देख लीजिएगा। 19 मेरा फेवरेट है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ 21 के अंदर आता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। अगर आपकी मम्मी आपकी शादी किसी और से करवा रही है, आपको लड़की पसंद नहीं है, आप अपनी मम्मी को बोल सकते हैं मम्मी दिस इज़ द यू कैन से ये आप मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रही हैं, और मेरा आर्टिकल नंबर 21 मुझे कहता है आई हैव राइट टू लाइफ एंड आई हैव राइट टू मैरी एज वेल। मैं किसी भी लड़की या लड़के से शादी कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है। ठीक है, लपड़ ऐसा पड़ेगा ना घुमा के, मम्मी ऐसे मारेगी लपड़ घुमा के, किससे भी कर सकता है। ठीक है, सोच समझ के करना, घरवालों की बात माननी है। दे हैव एक्सपीरियंस, दे आर नॉट ऑलवेज करेक्ट बट दे आर मैक्सिमम टाइम करेक्ट। चलो आ जाओ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब यार सबको पता है यार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब अब इसके अंदर आते हैं दो आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। यार मतलब कहने का मतलब है कि अंग तस्करी,
अंग तस्करी, तो ऐसा नहीं है रास्ता आदमी को आपको कोई आदमी दिखा थोड़ा कमजोर सा, लपेट लिया उसको, निकाल दिया उसके फेफड़े, निकाल दिया उसकी किडनी और जाके बेच दिया। आर्टिकल नंबर 23 लपेट देगा आपको बुरी तरह से, ठीक है, चाहे वो पागल है, चाहे वो कैसा भी, चाहे वो उसकी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है नहीं है भैया, उसके पास भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23। आप उसके तहत उसके साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग या इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन उसका नहीं कर सकते, फोर्स लेबर आप नहीं करा सकते। अगर वो नहीं करना चाह रहा काम ना करे, आप नहीं बोल सकते कि तुझे काम करना ही होगा। बंदवा मजदूरी नहीं चलती यहाँ पर। इट इज नॉट अ सिस्टम ऑफ बंधगन। बंधगन याद आ रहा है, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो नहीं है यहाँ पर। लास्ट वन इज माई फेवरेट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस प्लेस। अभी एक नमूने ने गाइज, अभी एक नमूने ने, मैं बताता हूँ आपको, दिस इज योर आर्टिकल नंबर 24, यानी जो बच्चे हैं वो हैजार्डस प्लेस में काम नहीं कर सकते। हैजार्डस प्लेस क्या होती हैं? कोई फैक्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ग्लास फैक्ट्री हो गई, इस तरह की जगहों को हैजार्डस प्लेस बोला जाता है। अगर कोई बच्चा किसी बुक बाइंड्री दुकान में काम कर रहा है और वो 1 घंटा वहाँ काम कर रहा है और वहाँ पढ़ भी रहा है, तो भाई ये हैजार्डस प्लेस नहीं है। अभी किसी जमूरे ने, साउथ से किसी बंदे ने राजस्थान रॉयल के ऊपर एक आप कह सकते हैं एलिगेशन उठाया था कि भाई तुम लोग वैभव सूर्यवंशी से काम ले रहे हो, उसे आईपीएल में खिलवा रहे हो, ये बच्चा जो है भैया ये आप इससे, ये आर्टिकल नंबर 24 के तहत आपने गलत काम करा दिया। भाई पहली बात तो जो क्रिकेट की फील्ड है वो हैजार्डस प्लेस नहीं है भाई। यहाँ पर वर्ड तो पढ़ लेता, चचा हैजार्डस प्लेस में आप काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप सभी को अपना अपना जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं उसकी पूरी आज़ादी है। 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल हैं इसके। आर्टिकल नंबर 25 कहता है सबसे पहले, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रोटेक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप पूरे देश के अंदर अपना जो रिलीजन है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो विद प्रॉपर ड्यू मेथड्स। फोर्सफुली नहीं कर सकते, बिना बताए नहीं कर सकते, बता के आप कर सकते हो। अगला, फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजन अफेयर्स। आपको अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की पूरी फ्रीडम है। अगला, फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन, टैक्सेस वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपको याद रखना है। 25 से लेकर 28 तक हमारे जितने भी हैं वो रिलीजन से जुड़े हुए हैं, थोड़े से कम पूछे जाते हैं। 29, 30 अगेन माई फेवरेट है ना। 29, 30 थोड़ा दोस्तों पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे देश के अंदर जितनी माइनॉरिटीज है, हिंदू को छोड़ के बाकी सब जो माइनॉरिटीज हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर 29 है। अगला, ताकि वो लोग पढ़ सकें, उनके अपने इंस्टीट्यूट्स हों, वहाँ वो जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो बुद्धिज़्म होते हैं उनकी मोनेस्ट्रीज होती हैं, मुस्लिम से मदरसेज होते हैं, है ना, और वो लोग वहाँ जाके अपना पढ़ सकते हैं, है ना। 29 और 30। आर्टिकल 32 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, आपके पीछे जितने भी आर्टिकल मैंने बताए थे, अगर उनमें से आपको लगता है एक भी आर्टिकल के साथ गलत हुआ है, कुछ ऐसा हो गया कि जो आपको लग रहा है कि यार आपके साथ नहीं होना चाहिए था, तो मुझे लगता है फिर आप अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, आपके पास पावर है। आर्टिकल नंबर 32। दिस इज व्हाट आई फील लाइक। पॉलिटी दोस्तों इस तरह से चलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास हो गई है वो ऑलमोस्ट 37 मिनट्स की हो गई है, आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है DPSP। तो इस तरह से मैंने आपके आज मैंने आपका पॉलिटी का जो फेज़ 1 है वो पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत मज़ेदार आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। तो आज हमने पूरे के पूरे अपने फंडामेंटल राइट्स तक कर दिए दोस्तों, और कल जब हमारी मुलाकात होगी तो कल जो आपको वीडियो मिलेगी, आई विल बी टेकिंग यू थ्रू DPSPs के बाद आई विल टेक यू थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन योर यूनियन, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर लास्ट में कुछ पार्लियामेंट्री बॉडीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज आपको चीज़ें बताई आपको वो समझ आई होंगी, और कल हम लास्ट में करने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पहली वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी होगी, मज़ा आया होगा बिल्कुल, ठीक है। इसको हम पॉलिटी को हम 2 फेज़ में ब्रेक करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएं, आपके लिए चीज़ें बहुत स्ट्रेच हो जाए, है ना। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब बताइए गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप अपना जो भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड मैं उनका आंसर बिल्कुल नहीं दूंगा। जोक्स अपार्ट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेरीज एंड डाउट्स व्हेनेवर दे रीचेस टू मी। ओवर एंड आउट, जय हिंद, बाय बाय, दिस इज राहुल राव साइनिंग ऑफ, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय वॉरियर्स।